भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित भाई, श्रद्धेय अडवाणी जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और देश के कोने कोने आए हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, 50 साल पहले इसी नगर में भारतीय जनसंघ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को अध्यक्ष के रूप में चुना था। पचास साल बाद 2016 में हम इसी नगर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी का प्रारंभिक कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए। वो समय था, यात्रा का एक पड़ाव था। तब हम भारतीय जनसंघ के रूप में थे और ये नगर कालीकट के रूप में जाना जाता था। हम भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बन गए, कालीकट कोझिकोड बन गया। और कालीकट कोझिकोड इसलिए बना कि वो अपने मूल की ओर जड़ों से जुड़ना चाहता था। कालीकट उसके लिए जड़ों से जुड़ने का एहसास नहीं कराता था और इसलिए उसने अपनी एक पहचान बनाई, जिस पहचान के साथ इस नगर का इतिहास, यहां की परंपराएं, यहां की विशेषताएं सहज रूप से जुड़ी हुई हो। हम भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बने, लेकिन हम भी आज उसी जगह पे आए ताकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें भारत की राजनीति, भारत की जड़ों से जुड़ी हुई हो, ये जो हमें मंत्र दिया था, उस मंत्र को फिर से एक बार चेतना देना, नए उमंग और नए उत्साह के साथ फिर एक बार चल पड़ना, किसी भी राजनीतिक दल के लिए सत्ता के सिंहासन पर पहुंचना एक प्रकार से यात्रा का अंत ही होता है। उसे लगता था जिस काम के लिए निकले थे पहुंच गए। इस देश के एक प्रधानमंत्री को
एक बार पूछा गया था कि आप कितना समय प्रधानमंत्री पद पर रहोगे, क्योंकि बड़े अस्थिरता के माहौल में वो प्रधानमंत्री बने थे। तो उन्होंने जवाब दिया था उस पत्रकार के सामने देख करके कि भाई, जो एवरेस्ट पर जाता है वो वहां घर बसाने के लिए जाता है क्या? वहां रहने के लिए जाता है क्या? एक बार पहुंच गया, इतिहास लिख लेगा कि हम एवरेस्ट पर पहुंच गए। बोले मैं एक बार प्रधानमंत्री बन गया, आगे रहूं या डर रहूं। हम वो यात्रा के यात्री नहीं है। हम सब लोग लेने पाने बनने के लिए निकले हुए लोग नहीं है। अगर लेना पाना बनना होता तो अपनी राजनीतिक यात्रा में हम भी कई सारे समझौते कर लेते। 50-50 साल तक विपक्ष में भूमिका निभाने के बजाय खुद के लिए जगह बनाने की कोशिश करते। लेकिन इस दल का मूल चरित्र रहा, इस दल के कार्यकर्ताओं का मूल चरित्र रहा कि जिन आदर्शों को लेकर के चल पड़े थे, उन आदर्शों की पूर्ति के लिए चरैवेति 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 का मंत्र लेकर के जन सामान्य के कल्याण के लिए अपने आप को खपा देंगे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनकी हम शताब्दी मनाने जा रहे हैं, वे हमें यही तो मंत्र दे के गए थे। अंत्योदय, दरिद्र नारायण। और शास्त्रों ने भी तो हमें सिखाया है, जन सेवा ही प्रभु सेवा। 125 करोड़ का देश हो, 800 मिलियन, 65% लोग 35 से कम आयु के हो, देश की जवानी लबालब जवानी से भरा हुआ देश हो, उस देश के सपने भी जवान होने चाहिए, उस देश के संकल्प भी जवान होने चाहिए, और उस देश की यात्रा की गति भी जवान को शोभा दे ऐसी होनी चाहिए। और इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिन बातों को हमें कहा है, यह शताब्दी का वर्ष हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक ऑल्टरनेटिव राजनीतिक चिंतन क्या हो सकता है, विचार और आचार में साम्यता क्या हो सकती है, आचार के माध्यम से राजनीति में पुनः प्रतिष्ठा का माहौल हम बना सकते हैं। हम चाहें या न चाहें, जब आजादी का आंदोलन चलता था तो आजादी के दीवाने, आजादी के लिए मर मिटने वाले लोग उस समय की हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत हुआ करते थे। लेकिन आजादी के बाद राजनीतिक जीवन में जो बदलाव आया, राजनीतिक जीवन में जो गिरावट आई, सार्वजनिक जीवन में आचार के प्रति आशंकाओं का माहौल बना, और एक ऐसा वक्त आ गया कि बेटा पब्लिक अपने दोस्तों को ये कभी परिचय नहीं करवाता है
कि मेरे पिता नेता है, उसे कभी कभी मन में संकोच होता है। शायद दोषी कुछ लोग होंगे, कुछ लोगों के आचरण के कारण लोकतांत्रिक जीवन में अगर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में इस प्रकार की गिरावट जनसामान्य के मन में प्रस्थापित हो जाए तो उससे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा होता है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का होना बड़ा स्वाभाविक है, जनप्रतिनिधियों का होना अनिवार्य है। भारतीय जनता पार्टी के नाते पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी हम मना रहे हैं, तब हम आचार और विचार के माध्यम से देश के सामान्य नागरिक के मन में फिर से एक बार इस इंस्टीट्यूशन की प्रतिष्ठा पुनः प्रस्थापित कर सकते हैं क्या? राजनेताओं की तरफ लोगों का देखने का दृष्टिकोण हम बदल सकते हैं क्या? हमारे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, दल के लिए नहीं, देश के लोकतंत्र के लिए आवश्यक हुआ है कि हम सच्चे अर्थ में एक ऑल्टरनेट क्या होता है। सब कुछ डूब चुका है, ये गलत है, अब भी आशा जीवित है, अब भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है और अच्छाइयों के साथ चलने वाले लोग आज भी है। ये विश्वास पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी में अगर कोई निभा सकता है, अगर उसे कोई कर सकता है, तो प्रमुख रूप से कोई और नहीं कर सकता, ऐसा मैं नहीं मानता। और दलों में भी अच्छे लोग हैं, लेकिन हमारे पास शायद ये मात्रा ज्यादा होगी, क्योंकि हम कई बीमारियों से बचे हुए लोग हैं। लेकिन बीमारी इतनी फैल चुकी है कि अपने आप को बचाए रखने के लिए सतत जागरूक रहना पड़ता है, सतत पुरुषार्थ करना पड़ता है। हमारे सभी वरिष्ठ महानुभावों ने जैसा हमारा लालन पालन किया है, हमें तैयार किया है, और आज जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की शताब्दी के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, तब हम विचार और आचार के माध्यम से उन आदर्शों के लघु प्रतीक भी बन सकते हैं क्या? एक छोटे प्रतीक भी बन सकते हैं क्या? इससे बड़ी श्रद्धांजलि उनके लिए क्या हो सकती है? दीनदयाल उपाध्याय जी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इसी बात को लेकर के काम करते थे। और वो कहते थे, समाज का कोई भी अंग हमारे लिए अछूत नहीं होना चाहिए। समाज के सभी लोगों के प्रति, सभी वर्गों के प्रति, सभी पंथों के प्रति हमारा भाव क्या हो। आज से 50 साल पहले
जो लोग जनसंघ को समझने की गलती करते थे, जो लोग आज भी भारतीय जनता पार्टी को समझने की गलती करते हैं, और जो कुछ लोग जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी को गलत प्रस्तुत करने का अविरत प्रयास करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, खास करके हमारे यहां सेकुलरिज्म का जो एक विकृत परिभाषा चल रही है, हमारे यहां देशभक्ति को भी कोसा जाता है, इस प्रकार का माहौल बना दिया गया है। ऐसे समय माइनॉरिटी की तरफ देखने का दृष्टिकोण क्या हो। मैं 50 साल पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो कहा था, ताकि जिन लोगों को गलतफहमी हो उनको सोचने के लिए मजबूर करने वाली बात है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, मुसलमानों को न पुरस्कृत करें और न ही उनको तिरस्कृत करें, बल्कि उनका परिष्कार करें। मुसलमानों को न वोट की मंडी का माल और न ही कोई घृणा की वस्तु समझे, उसे अपना समझे। पचास साल पहले दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमारे सामने विषय रखा, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, गांव, गरीब, किसान। ये हमारे राजनीतिक नारे नहीं हैं, ये हमारा कमिटमेंट है। सबका साथ, सबका विकास, ये विचार जब हम प्रस्तुत करते हैं, तब समाज का आखिरी छोर का व्यक्ति, यही हमारी आराधना का केंद्र होना चाहिए। और यही तो अंत्योदय की सीधी सादी सरल परिभाषा है। और पंडित जी ने कहा था, समाज की अंतिम सीढ़ी पर जो बैठा हुआ है, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, गांव हो, गरीब हो, किसान हो, सबसे पहले उसका उदय होना चाहिए। राष्ट्र को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए समाज को अंतिम सीढ़ी पर ये जो लोग हैं, उनका सामाजिक आर्थिक विकास करना होगा। इस मूल वैचारिक पिंड से पले हुए हम लोग हैं, और इसलिए दल के रूप में भी, और जहां जहां हमें सत्ता के माध्यम से सेवा करने का मौका मिला है, वहां भी इसी भाव को केंद्र में रखते हुए आगे बढ़ने का हम प्रयास करते रहे हैं। अब और पूरी ताकत लगा के और जोर लगा करके दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी में ऐसा काम करके दिखाएं, ताकि पंडित जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि देने का समाधान हम लोगों के दिल में हो, हमारे मन में वो भाव जगे। और दीनदयाल जी साफ बोलने वाले थे, मुनिधि थे, लेकिन वैचारिक स्पष्टता इतनी रहती थी। आज कभी कभी कुछ बातें हमारे कानों पे सुनाई देती है, कभी कभी हर बात को अलग तरीके से देखने का एक तौर तरीका दिखाई देता है। उस समय जब वो दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, गांव, गरीब, किसान, इनके कल्याण की बात करते थे, तब समाज के अग्रवर्ग को भी बेझिझक वो कहते थे। उन्होंने कहा था,
अगर सभी को बराबरी में लाना है तो, अगर सभी को बराबरी में लाना है तो ऊपर के लोगों को झुक करके अपने हाथ वंचित लोगों तक बढ़ाने हो चाहिए, तब जाकर के उसको हम ऊपर उठा सकते हैं। पंडित जी के चिंतन में अंगांगी भाव उसकी चर्चा आती थी। आज ये अंगांगी शब्द वगैरह कहने जाएंगे तो पता नहीं कहां से कहां चर्चा पहुंच जाएगी, लेकिन सीधा साधा सरल ये था कि जैसे शरीर में एकात्म होता है भाव, अगर आंख को कुछ हो जाए तो हाथ इस बात का इंतजार नहीं करता है कि मैं क्यों उधर जाऊं, उसकी आंख में पड़ा है वो संभाले अपना। पैर में कांटा लग जाए तो हाथ ये नहीं कहता है कि मेरा क्या लेना देना, ये तो पैर को कांटा लगा है, वो जाने, उसका काम जाने। आंख नहीं कहती है अरे कांटा उसको लगा, मैं क्यों आंसू बहाऊं। लेकिन अंगांगी भाव, एकात्म शरीर की अनुभूति ये होती है कि कांटा पैर में लग जाए तुरंत हाथ वहीं पहुंच जाता है, पूरे शरीर को वेदना होती है, आंख से आंसू टपकता है। यह अंगांगी भाव होता है। समाज के अंदर भी, समाज के भीतर भी अंगांगी भाव होना चाहिए। समाज के किसी कोने में भी किसी को दर्द हो, पूरे समाज को उसकी पीड़ा होनी चाहिए। समाज के किसी व्यक्ति, कोने में बैठे हुए व्यक्ति पर जुल्म हो, अन्याय हो, कठिनाई हो, उसकी पीड़ा समग्र समाज को होनी चाहिए। यह अंगांगी भाव 125 करोड़ का देश, इन 125 करोड़ देशवासी, हम उसको एकात्म भाव से अनुभव करें। हमारी राजनीति की यही तो दिशा है कि कोई हमारे लिए पराया नहीं हो सकता। हमारी विकास की यात्रा में कोई पीछे नहीं रह सकता, लेकिन प्रारंभ करेंगे जो पीछे है उसी की भलाई से शुरू करेंगे। और ये सिर्फ एकात्म समाज रचना के साथ साथ भौगोलिक दृष्टि से भी, जैसे स्वस्थ समाज वैसे स्वस्थ शरीर। अगर किसी व्यक्ति का एक हाथ काम नहीं कर रहा है, दुर्बल है, अविकसित है, शरीर के और अंगों की तुलना में छोटा है, तो उसे स्वस्थ शरीर नहीं कहा जाता। वैसा ही हमारी ये भारत माता, अगर उसका कोई हिस्सा, कोई भूभाग, कोई प्रदेश, कोई जिला, कोई इलाका, ये अगर अविकसित रह जाता है, पीछे रह जाता है, तो फिर हमारी भारत माता का विकास भी तो स्वस्थ नहीं होता है। और इसलिए हिंदुस्तान के सभी क्षेत्रों में, सभी भूभाग में, सभी समाज में, सभी लोगों के लिए विकास की समान अवसर की संभावनाओं को हमने तराशता रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। अगर हिंदुस्तान का पश्चिमी छोर आगे बढ़ जाए और हिंदुस्तान का पूर्वी छोर विकास की यात्रा में पिछड़ जाए, तो ये भारत माता स्वस्थ नहीं लगेगी। और इसलिए इस सरकार की कोशिश है कि हमारे हिंदुस्तान का पूर्वी इलाका, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, आसाम हो, नॉर्थ ईस्ट हो, ये सारा भूभाग जहां अपार प्राकृतिक संपदा है, तेजस्वी ओजस्वी जन सामान्य का जनसागर है, हम ऐसे देश को आगे बढ़ाएं ताकि जैसे हिंदुस्तान के पश्चिमी छोर में आर्थिक गतिविधि नजर आ रही है, वैसी ही आर्थिक गतिविधि
हिंदुस्तान के पूर्वी छोर पर भी नजर आ जाए। और यही तो एकात्म भाव है, वही तो एकात्म दर्शन की अनुभूति का परिणाम है। और इसलिए आज हम जहां शासन की व्यवस्था में बैठे हैं, हमारी हर कोशिश ये होनी चाहिए और कोशिश रहेगी कि हम असंतुलन को कैसे कम करें, संतुलित विकास यात्रा को हम कैसे आगे बढ़ाएं, और उस पर हम बल देते हुए किस प्रकार से हम आगे दिशा में करना चाहते हैं। कभी कभी हम लोग प्राकृतिक असंतुलन के संबंध में भी इन दिनों काफी चिंतित नजर आते हैं। पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इससे परेशान नजर आता है। हमारे यहां भी बारिश का टाइम टेबल गड़बड़ हो जाए, बारिश कम अधिक हो जाए, तो सामान्य मानवी भी कहने लगा है कि भाई प्रकृति रुठ गई है, प्रकृति में बदलाव आ गया है। दुनिया आज ग्लोबल वार्मिंग की चिंता और चर्चा करती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने विकास की अवधारणा की जब चर्चा की, तो उस समय उन्होंने कहा था, और वो कहते थे, प्राकृतिक संसाधनों का हमें उतना ही दोहन करना चाहिए जिसके लिए वे सक्षम हो। अगर वही नष्ट हो जाए और हम दोहन करते रहेंगे तो पूरा प्रकृति का चक्र ही नष्ट हो जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने यह कहा, उसके बाद वर्षों बीत गए, बड़ी देर से दुनिया को ध्यान आया कि अनाप शनाप स्वसुख के लिए हम समष्टि का विनाश कर रहे हैं, ये हमारे ही विनाश का कारण बनने वाला है। आज पूरी दुनिया एक बात की मशक्कत कर रही है कि 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से कैसे रोका जाए। जो है उसको कम करने वाली बात अभी नहीं है, अभी तो जो बढ़ने वाला है उसमें 2 डिग्री कम बढ़े टेम्परेचर। इसके लिए COP21 हुआ पेरिस में। एक लंबे समय तक ये छवि थी कि भारत तो इसमें अड़ंगे डालता है, भारत इन चीजों में रुकावट डालता है। पहली बार दुनिया ने देखा कि पेरिस में दुनिया के देश जब मिले थे और पर्यावरण की चर्चा कर रहे थे, COP21 के अंदर जो निर्णय होना था, सारे विश्व ने कहा कि भारत ने बहुत ही अग्रिम और सकारात्मक भूमिका निभाई और दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने में भारत अग्रदूत बना है। यही तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार थे, जिसको साकार करने का प्रयास COP21 हो, अंतर्राष्ट्रीय समूह मिला हो और भारत की पुरानी छवि अलग हो, तब भी जाकर के हिम्मत के साथ COP21 के अंदर भारत नेतृत्व की भूमिका अदा करे। और हम जानते हैं अगर 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने की संभावना बढ़ गई तो दुनिया के कई देश, वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्री तट के देश, उनके लिए बहुत बड़ा जीवन मरण का संकट पैदा हो जाएगा। तब तो हमारा केरल भी अछूता नहीं रह सकता, हमारे समुद्र तट के शहर अछूते नहीं रह सकते। तब हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि अभी से उस संकट को बचा जाए। और आज 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मशती का अवसर है। उस समय मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि पंडित जी ने हमें जो मार्ग दिखाया, पर्यावरण की रक्षा के प्रति जागरूक किया, प्राकृतिक संसाधनों का अमर्याद उपयोग से हमें चेताया,
अब जब COP21 में दुनिया के सभी देशों ने जो निर्णय किए, उसके अंदर एक काम बाकी है, उसका रेटिफिकेशन होना है। भारत ने भी वो रेटिफिकेशन करना है। हमने उसके लिए जो आवश्यक है कि हम 2030 तक क्या करेंगे, कैसा करेंगे, इसके सारी बातें हमने पेरिस में बताई थी। लेकिन अब वक्त आया है रेटिफिकेशन का, और जब दुनिया के 55 देश उसको रेटिफाई करेंगे तब जाकर के ये लागू होने वाला है। आज मैं 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मशती पर पूरे विश्व के सामने घोषणा करना चाहता हूं कि 2 अक्टूबर, एक सप्ताह के बाद, महात्मा गांधी की जन्म जयंती पर भारत COP21 के जो निर्णय किए गए हैं, जिसमें भारत ने अपनी जो जिम्मेवारी उठाने का फैसला किया है, उसको हम 2 अक्टूबर को रेटिफाई करेंगे। क्योंकि महात्मा गांधी का जीवन मिनिमम कार्बन फुटप्रिंट वाला जीवन था। उससे बड़ा दुनिया के लिए प्रकृति के साथ संवाद होने वाला जीवन क्या हो सकता है? शायद महात्मा गांधी से बढ़कर के कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। और इसलिए 2 अक्टूबर को भारत सरकार, भारत के 125 करोड़ देशवासी COP21 में जो निर्णय हुए हैं, उन निर्णयों को लागू करने की दिशा में रेटिफिकेशन का अपना काम हम 2 अक्टूबर को कर लेंगे। लेकिन आज एक ऐसा अवसर है कि मुझे इसकी घोषणा आज यहां करना उचित लगता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मशती सरकारी स्तर पर भी मनाई जाएगी। भारत सरकार भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मशती मनाने के लिए कमेटी बनाई है। सरकार की तरफ से अनेक योजनाएं आने वाले दिनों में बनेगी। आपके मन में भी कुछ सुझाव हो तो आप भी जरूर हमें पहुंचाइए। लेकिन जैसा पंडित जी का चिंतन था, उस चिंतन के आधार पर गरीब कल्याण, उसी को हम केंद्र में रख करके गरीब कल्याण के जो काम है, उन कामों को गति कैसे मिले, उन कामों का व्याप कैसे बढ़े, और देश का गरीब गरीबी के खिलाफ लड़ने के लिए एम्पावर कैसे हो, उसके अंदर वो शक्ति पैदा हो ताकि वो गरीबी को परास्त करने के लिए हमारे इस जंग का सबसे बड़ा साथी बन सके। और इसलिए, और जब सरकार बनी थी, जब एनडीए ने मुझे प्रधानमंत्री के रूप में, अपने नेता के रूप में चुना था, उस दिन भी मैंने सेंट्रल हॉल में कहा था कि हमारी ये सरकार गरीबों को समर्पित है। और जितनी योजनाएं बनी हैं, कई योजनाओं का वर्णन यहां हुआ है, मैं योजनाओं का वर्णन करने नहीं जाता। उन सभी योजना के केंद्र बिंदु में वो लोग हैं जो कभी पहले सरकार की विकास की योजनाओं के केंद्र बिंदु नहीं थे। और इसलिए देश के सामान्य मानवी को एम्पावर करना, उस बात को केंद्र में रखते हुए कार्य की दिशा को आगे बढ़ने का प्रयास किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मशती में स्वाभाविक रूप से हमें एक नई ताकत मिलेगी। पिछली कार्य समिति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मशती के निमित्त मैंने कार्यकर्ताओं के सामने एक प्रस्ताव रखा था। पंडित जी का मंत्र था, चरैवेति चरैवेति चरैवेति। आज हम सब जहां खड़े हैं,
जहां पहुंचे हैं उसके मूल में उन हजारों कार्यकर्ताओं की श्रेणी भी है जिन्होंने अपना घर-बार छोड़ करके पूर्ण समय संगठन के लिए समर्पित किए। अनेक पीढ़ियां उसमें खप गई। कैडर बेस्ड पार्टी बनाने में उसकी अहम भूमिका रही है। जनसंघ सिर्फ कैडर बेस्ड पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड मास पार्टी है। और जब हम कैडर बेस्ड मास पार्टी है तब हम मास पार्टी तो बनते चले और कैडर सिकुड़ दी जाए ये नहीं चल सकता। दोनों का बैलेंस बना रहना चाहिए। और क्या हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मशती को पार्टी की कैडर के लिए संगठन शास्त्र के उसूलों के लिए, मूल्यों के लिए हम फिर से एक बार 11 करोड़ मेंबर वाली पार्टी, इन 11 करोड़ मेंबर को कैडर में कन्वर्ट करना एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी भरा काम है। और अगर ये हमने कर लिया तो हिंदुस्तान की राजनीति की मुख्य धारा, हम कहां भी हो, हिंदुस्तान की राजनीति की मुख्य धारा कोई बदल नहीं सकता। इतनी ताकत हम लोग खड़ी कर सकते हैं। और वो मुख्य धारा जो हिंदुस्तान की जड़ों से जुड़ी हुई हो, भारत की महान उज्जवल परंपराओं के रसकस से पनपती हो, ऐसी राजनीति की मुख्य धारा हम प्रस्तावित कर सकते हैं। और इसलिए मैंने आग्रह किया था इस एक वर्ष के लिए हम समय देने के लिए आगे आए। पार्टी जहां कहे, जो कहे जाएंगे, जिस अवस्था में रहना पड़ा रहेंगे, जहां अभी भी भारतीय जनता पार्टी की मूल बात ना पहुंची हो वहां हम पहुंचेंगे, बात को पहुंचाएंगे। आज जो रूप बना है उसका मूल कारण ऐसे अनेक लोग थे जो उन्होंने अपना राजनीतिक इरादा नहीं था, सिर्फ संगठन शास्त्र का इरादा था, राजनीतिक जीवन के लिए संगठन खड़ा करने का मकसद था, अपने आप को संगठन के लिए आहूत कर दिया था। आने वाले समय में ऐसे कितने संगठन के कार्यकर्ता हम निकाल सकते हैं, विस्तार के लिए हम कितने लोगों को निकाल सकते हैं। कोई 6 महीने के लिए जाए, कोई साल के लिए जाए, कोई 2.5 साल के लिए निकले, लेकिन हमें एक बहुत बड़ी नई परंपरा, और ये भी पंडित दीनदयाल जी की प्रेरणा से होना चाहिए। उससे बड़ी कोई प्रेरणा नहीं हो सकती। और पंडित जी का जो मंत्र था, चरैवेति चरैवेति चरैवेति, चलते रहो। अभी भी हमें देश में बहुत कुछ करना बाकी है। और करने का इरादा साफ है, संकल्प दृढ़ है और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करने की ठान के रखी है। और इसलिए भाइयों बहनों, भारतीय जनसंघ दीपक के प्रकाश से चला था, भारतीय जनता पार्टी सूरज की सब किरणों को अपने में समाहित करने वाले कमल के भरोसे चल पड़ा है। एक दीपक की ताकत और सूरज के सब किरणों को अपने में समाहित करने वाले उस कमल की ताकत को भांप करके हमने आगे बढ़ने का निर्णय करना है। अगर हम उस निर्णय में चलते हैं तो हम देश की आशा अपेक्षाएं, निराशा की गर्त में जो डूबे हुए हैं, समाज के एक वर्ग के प्रति जो निराशा पैदा हुई है, उसमें चेतना पैदा करने का काम हम कर सकते हैं। जिस पार्टी के पास इतनी बड़ी, और हिंदुस्तान में हम ही हम हैं जिसके पास इतनी बड़ी संगठन की शक्ति है, हम ही हम हैं जिसके पास निस्वार्थ संगठन कार्यकर्ताओं की फौज लगी हुई है, ये औरों के नसीब में नहीं है। और जिसके पास ये ताकत हो
तो देश को बदलने का मांझा भी रखता है। और ये बात सही है। सरकारी योजनाएं बनेगी, इसी विचार से बनेगी। गांव गरीब किसान का भला करने के लिए बनेगी, दलित पीड़ित शोषित वंचित के कल्याण के लिए बनेगी। प्रधानमंत्री का जहां निवास स्थान है वो गुलामी कालखंड से रेस कोर्स रोड से ना जाना जाता था। अभी दीनदयाल जी शताब्दी वर्ष निमित्त उस मार्ग का नाम भी लोक कल्याण मार्ग कर दिया है। चीजें सिंबॉलिक होती है, लेकिन वे लंबे अरसे तक प्रेरणा का कारण भी बनती है। और ये बात सही है कि हमारा एक ही मकसद है, सबका साथ सबका विकास। और ये बात भली भांति हम जानते हैं कि देश की समस्याओं का समाधान मात्र ही मात्र विकास में है। समाज के प्रति खाई मिटानी है तो नीचे के तबके लोगों का विकास खाई मिटाने में मदद करेगा। नौजवानों की ऊर्जा का उपयोग करना है तो विकास ही है जो ऊर्जा को चैनलाइज कर पाएगी। और इसलिए हम सबके लिए आवश्यक है कि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन को उनके आदर्शों को, जिन मूल्यों की उन्होंने हमारे राम ने प्रस्तुति की है और जो मूल्यों को वो जीते थे, उसे लेकर के हम कैसे आगे बढ़े। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे थे, मैं भी उन्हीं लोगों में से हूं। हमें भी पंडित दीनदयाल जी को देखने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन जब से संगठन में आए, जिन जिन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, हर किसी से दीनदयाल जी के लिए सुनने का अवसर मिलता था। वो कैसे रहते थे, कैसे बोलते थे, उनका स्वभाव कैसा था, ज्यादा ठंड होती तो उनको कैसी तकलीफ होती थी, बिना रिजर्वेशन ट्रेन के दूसरे दर्जे तीसरे दर्जे की उस समय तो हुआ करते थे, उसमें कैसे ट्रैवल करते थे, कैसी कठिनाइयों से गुजारा करते थे। ऐसी अनेक घटनाएं पुराने कार्यकर्ताओं के पास से सुनने को मिलती है। बाहर के लोगों का एक स्वभाव बना हुआ है, समाज का एक वर्ग है जिसके साथ कोई बड़ी आभा हो, औरा हो, जरा तामझाम हो, चमक दमक हो, कोई चमत्कार हो, तभी लोगों को लगता है हाँ यार कुछ है। सादी सीधी निर्मल जिंदगी को एक वर्ग ऐसा है कि उसको स्वीकार करने को तैयार ही नहीं होता है। और इसलिए जब हम पंडित दीनदयाल जी की बात करेंगे तो कई लोग हमें मिलेंगे, अच्छा ये कौन थे भाई? कुछ लोगों को बुरा लगेगा कि जब कोई पूछेगा कि दीनदयाल जी कौन थे। मुझे बड़ा गर्व होगा कि एक ऐसा दल जिस आदमी ने खड़ा किया, जीवन के बहुत छोटे समय में चले गए और एक ऐसा दल बना के गए जो आज हिंदुस्तान पर शासन करने की शक्ति रखता है। वो इंसान कितना बड़ा होगा जिसकी ताकत को पहचानने के लिए ये आज का परिणाम काफी है। और इसलिए वो अपने कालखंड में शायद लोगों की नजर में नहीं आए होंगे, अखबार की सुर्खियों में नहीं दिखे होंगे, लोग चर्चा का विषय नहीं बने होंगे, लेकिन इसके लिए वो उनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता। वो तो उनकी पूंजी थी, वो हमारी अमानत है और उसी अमानत को हम गर्व करें। जिस समय हम इस प्रकार के व्यक्तियों की चर्चा करते हैं तो एक वर्ग होता है, वो कहता है कि आप लोग बड़े कमाल हो, छोटे छोटे लोगों को भी बहुत बड़ा बना देते हो। मैंने ऐसे लोगों को एक बार कहा था कि जिनको आप छोटे मानते हो वो छोटे नहीं होते हैं, पर तुम्हारा मन इतना छोटा है कि छोटी चीजों को देखने का सामर्थ्य तुम खो चुके हो, लेकिन उसके अंदर जो विराट पड़ा हुआ है वो विराट का सर्जन भी कर सकता है और उस विराट का सर्जन आज हम देख रहे हैं। कल तक जिन्होंने स्वीकार नहीं किया था, हां जो रत्न को पहचानते हैं कर देते थे,
आपने फिल्म में देखा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि मेरे पास अगर 2 दीनदयाल हो, 2, तो मैं हिंदुस्तान की राजनीति की सूरत बदल सकता हूं। कैसा अजोड़ व्यक्तित्व होगा जिसका हम अंदाज लगा सकते हैं। आर्थिक नीतियों पर उनका गहन चिंतन था। उस समय, आज से 50 साल पहले उन्होंने कहा था कि आर्थिक दिशा में सोचा जा रहा है, आर्थिक योजनाएं बन रही हैं, नीतियां घोषित हो रही हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि ताम जाम वाली दिखने वाली अर्थव्यवस्थाओं में कहीं हिंदुस्तान नजर नहीं आता है। भारत की जड़ों से जुड़ा हुआ नहीं है, ये अर्थरचना काम नहीं करेगी, उन्होंने कहा था। लेकिन उन्होंने कहने के 25 साल बाद इस देश के राजकर्ताओं को अपने आर्थिक चिंतन को बदलना पड़ा। 92 में उनको पीछे जाना पड़ा। ये सारा देश इसका गवाह है। ये बात पंडित जी ने 50 साल पहले कही थी, और इसलिए वक्त के तकाजे पर हमारा आचार और विचार खरा उतर रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मशती मना रहे हैं, तब एक क्षेत्र है जिसकी व्यापक चर्चा करने का समय आ गया है। हमारे देश में चुनाव प्रक्रिया में सुधार, एक बहुत व्यापक चर्चा की आवश्यकता खड़ी हुई है। इतना बड़ा लोकतंत्र, हमारी चुनाव प्रक्रियाएं कैसी हैं, उसमें क्या कमियां हैं, धन का रोल क्या हो रहा है उसमें, शासकीय शक्ति का कितना विनिवेश हो रहा है, अलग अलग चुनाव होने के कारण देश पर कितने प्रकार का बोझ पड़ता है। कई राजनीतिक दल के लोग मुझे मिलते हैं तो कहते हैं कि साहब चुनाव सुधार पर वो सोचना चाहिए। क्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी के वर्ष में हम पूरे देश में इसके सेमिनार ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, निष्पक्ष संगठनों के द्वारा कर सकते हैं, मंथन तो हो, और मंथन में से जो अमृत निकलेगा निकलेगा। बंधे हुए विचारों से चुनाव सुधार नहीं होते। प्रधानमंत्री कोई सुझाव दे दे उससे चुनाव सुधार होगा तो अच्छा नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन चुनाव सुधार पर मंथन होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। हमारी चुनाव प्रक्रियाओं में क्या अच्छापन लाएं, सामान्य मानवीय के हकों को और बल कैसे मिले, वोट देने से कोई वंचित रह जाए, ये स्थिति हमारे लिए पीड़ादायक हो, ऐसा वातावरण हम कैसे बनाएं। लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए समय की मांग है कि हमारे चुनाव सुधारों में कई नई चीजें जोड़ने जैसी है, कालबाह्य चीजों को निकालने जैसी है। अगर इन चीजों को हम कर पाएंगे तो लोकतंत्र को स्वस्थ बनाने की दिशा में भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। करीब 3 दिन से यहां एक के बाद एक कार्यक्रम चल रहे हैं। कल भी सभी पदाधिकारी वगैरह बैठे थे और उसका जो वृत्त मुझे बताया गया, बहुत ही सार्थक चर्चा हुई है। भारतीय जनता पार्टी उमंग और उत्साह से भरी हुई पार्टी है। कार्यकर्ताओं का जज्बा बड़ा गजब है, मूड गजब है, और उसके कारण लगता है कि देश के सामान्य मानव की आशा आकांक्षाओं की जो पूर्ति कर रही है, इन कार्यकर्ताओं के सामर्थ्य से हम इन चीजों को गरीब से गरीब के घर तक पहुंचाने में सफल होंगे, ऐसा विश्वास पैदा होता है। आज के प्रस्ताव पर भी बहुत अच्छी चर्चा हुई है। प्रस्ताव का सेंट्रल आइडिया भी हर एक किसी की चिंता करने का रहा है, और उसी को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन भी हम सबको नए उमंग और उत्साह के साथ कार्य करने की प्रेरणा देने वाला बना है। दूर सुदूर केरल की धरती पर जहां भारतीय जनता पार्टी के अनेक वीर कार्यकर्ताओं ने इस धरती को अपने रक्त से सींचा है,
मैं खास करके मीडिया के मित्रों से प्रार्थना करूंगा कि आज यहां जो आहुति नाम की किताब बांटी गई है, आप समय निकाल करके उसको पढ़िए। हम किसी की राजनीतिक विचारधारा को मानते नहीं हैं, इस पर हमें कितने जुल्म झेलने पड़े हैं, हमारे कितने निर्दोष साथियों को मार दिया गया है। दिल्ली इतना दूर है कि शायद ये चीख दिल्ली में पहुंची नहीं होगी, लेकिन आज जब केरल में देश का मीडिया का ध्यान है, मानव अधिकार की चर्चा करने वालों का ध्यान है, मैं उनसे आग्रह करूंगा क्या ये लोकतंत्र को शोभा देने वाली घटनाएं हैं। मैं आज भोजन कर रहा था, तब मुझे एक कार्यकर्ता मिले, बड़ी मुश्किल से उसकी जिंदगी बच गई। उस पर ऐसा मार हुआ था, ऐसा प्रहार हुआ था, 3 महीने तक अस्पताल में वो जीवन और मृत्यु के साथ संघर्ष करता रहा, बस इसलिए कि हम आपसे अलग विचार रखते हैं। लोकतंत्र में ये कभी स्वीकार्य नहीं हो सकता। ये लोकतंत्र का रास्ता नहीं है और किसी के लिए भी नहीं है। मैं चाहूंगा कि केरल से इस आहुति की चर्चा, मैं तो आप सबसे आग्रह करता हूं, हर राज्य के अंदर 3 या 4 स्थान पर यह आहुति किताब पर डिबेट होना चाहिए। इंटेलेक्चुअल्स को बुलाएं, विचार विमर्श करें, क्या हुआ है। पूरा देश केरल के साथ खड़ा होना चाहिए। केरल के कार्यकर्ताओं ने तपस्या की है, बलिदान दिए हैं, और उनके बलिदान लोकतंत्र की भावनाओं को जगाने का कारण बन सकते हैं, जो हिंदुस्तान के और कोने में हम पहुंचा सकते हैं। और इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको सिर्फ एक केरल गए थे, बहुत सारी किताबें मिली, उसमें एक थी, ऐसा नहीं है, ये कुछ और है। उसको उस रूप में देखना चाहिए। ये मेरा हर कार्यकर्ता से आग्रह रहेगा। जब अगली आपकी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी टीम का आभारी हूं कि उन्होंने राष्ट्रीय कार्य समिति के तुरंत बाद प्रदेश कार्य समितियों की डेट पहले से फिक्स कर दी है। इस बार आपकी कार्य समिति में एक कार्यकर्ता हो जो इस आहुति किताब पर पूरा ब्यौरा दे, सबको एजुकेट करें, क्या हुआ है, पता ही नहीं होता। इसकी चर्चा होनी चाहिए, और हमें जुल्म सहना ये भी कभी कभी जुल्म बढ़ाने का कारण बनता है। हम लोकतंत्र के मार्गों को कभी छोड़ेंगे नहीं, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से सत्य को उजागर करने का प्रयास अविरत करते रहेंगे, और ये हमारा दायित्व बनता है। उस काम को हम करेंगे। मैं आशा करता हूं कि जिस धरती पर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अध्यक्ष पद ग्रहण किया था, उनकी आत्मा ने हमेशा हमेशा प्रेरणा दी है, उनके जीवन ने हमें ताकत दी है, उनके विचारों ने हमें संबल दिया है। ये शताब्दी वर्ष हमारे लिए नई ऊर्जा, नई चेतना, नई शक्ति का कारण बने। इसी एक अपेक्षा के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के श्री चरणों में उस महान पवित्र आत्मा को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देते हुए देश के कोटि कोटि जनों की आशा आकांक्षाएं पूर्ण करने के लिए हम सब पर निरंतर आशीर्वाद बने रहे, ताकि हम गरीब का कल्याण कर पाए, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित का कल्याण कर पाए, गांव गरीब किसान का कल्याण कर पाए, पहले से अच्छा कर पाए, अच्छे से भी और अच्छा करने का प्रयास करते रहे। इसी एक भावना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।